जिन उद्देश्यों को लेकर आप राजनीति में आए, जिस सोच के साथ आप आए, मान लीजिए उन्हीं विचारों के साथ, उसी उद्देश्य के साथ, उन्हीं मापदंडों के साथ और कोई दूसरा युवा भी आता है, तो उस स्थिति में रोहित शर्मा का स्टैंड क्या होगा? रोहित शर्मा अपने विचार और अपनी राजनीति के लिए अपने ऊपर अपना विश्वास कर सकता है या अपनी बात जनता के सामने रख सकता है। हाँ। मैं अपनी गारंटी ले सकता हूँ, मैं किसी और की गारंटी नहीं ले सकता हूँ। तय जनता को करना है कि वो तराजू, उसका तराजू में कौन खरा फिट बैठता है। मैं यही कहूँगा, मैं हूँ चाहे कोई भी हो, उस व्यक्ति को आप तराजू में तोलिए। जब एक गाड़ी खरीदने के लिए जो हम 5 साल में 4 साल में बदल देते हैं, 3 साल में बदल देते हैं, जिसकी कोई चीज़ नहीं है सिर्फ एक ट्रांसपोर्टेशन के अलावा, जब हम कोई बाजार से कूलर, पंखा, फ्रिज, कोई घर का सामान भी खरीद जाते हैं तो उसकी भी हम इतनी जांच पड़ताल करने के बाद खरीदते हैं। यही नहीं है, एक फ़ोन खरीदने से पहले भी हम 4 बार चेक करते हैं। ठीक, राजनेता को चुनने से पहले उसको 50 बार चेक करो, परखो, वो किसी पार्टी का है, किसी समाज का है, किसी जाति का है, किसी व्यक्ति विशेष का उस पर टैग है, किसी राजनेता का उस पर टैग है, सिर्फ इसलिए उसको मत चुनो। अगर आप चाहते हो कि आपके क्षेत्र का विकास हो, नहीं तो किसी को भी चुनो आप 5 साल तक, फिर आपको सोशल मीडिया पे और जाके हैशटैग से डालने हैं, मुद्दे उठाने हैं, फिर कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि वो राजनेता जो किसी ना किसी मजबूरियों के कारण राजनेता बना है, जो किसी महत्वाकांक्षा के कारण राजनेता बना है, जो किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए राजनेता बना है, तो वो तो अपना दायित्व निभाएगा ही निभाएगा। उसका दायित्व है उन चीज़ों को पूरा करना, ना कि आपकी ज़रूरतों को पूरा करना। चलिए रोहित जी, जितना मैंने आपको समझाया, जाना, हमारी और भी बातचीत हुई, हमारी टीम ने भी काम किया आप पे, तो आपके जीवन पर हम दृष्टि डालते, आपने नर्सिंग से शुरू किया जी, नर्सिंग को आपने चुना, हाँ। फिर नर्सिंग को आपने छोड़ दिया, हाँ। ठीक है, नर्सिंग का आपने डिग्री पढ़ाई कर रहे थे, फिर उसको छोड़ दिया, उसको नहीं अपनाया, फिर समाज सेवा के में आप गए, समाज सेवा में आपने कुछ टाइम काम किया, फिर आप समाज सेवा से बिजनेस में शिफ्ट हो गए, फिर आपने बिजनेस किया, बिजनेस में कुछ टाइम तक आपने काम किया, फिर अब बिजनेस से आप फिर शिफ्ट हो रहे हैं? नहीं, तो मैंने राजनीति, आपने कहा कि आप वैराग्य जाग रहा है, आप उसकी तरफ जाने की सोच रहे हैं, और जा ही रहे थे, तभी आपके गुरुजी ने आदेश दिया कि चलिए एक बार कुछ और जिम्मेदारी निर्वाह कर लीजिए। समाज सेवा, तो ये मतदाता अश्योर होना चाहेगा कि कल को रोहित शर्मा को ये भी लग सकता है कि नहीं, फिर वैराग्य जग जाए, उसने सब कुछ कर लिया, आप पे भरोसा कर लिया, आपके भरोसे लंबे उसने 5 साल का आपको दे दिए, और कल को रोहित शर्मा को लगता है कि नहीं, कि जैसी आदत रही है तो आप फिर शिफ्ट कर जाएं, तो उसके लिए उसको एक भरोसा कैसे हो, कैसे माने वो? देखो रामायण में भगवान श्री राम कहते हैं कि सन्यासी से अच्छा राजा कोई नहीं हो सकता। एक सन्यासी से बेहतर राजा कोई नहीं हो सकता। उसको जिसके वगैरह नहीं हो, जिसके मन में अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को लेकर सन्यास जागृत हो जाए, तो उससे बेहतर राजा और कोई नहीं हो सकता, ऐसा श्री राम कहते हैं। दूसरी चीज, शिफ्ट होने की बात जो आपने कही, मैं कभी भी समाज सेवा से शिफ्ट नहीं हुआ। 2014 में जब मैंने राजनीति स्टार्ट करी थी, छात्र राजनीति, उसी दिन मैंने समाज सेवा शुरू कर दी थी। छात्र राजनीति का अगर आप मेरी रिसर्च करेंगे तो वो जो 2-3 साल जो मैं कॉलेज की राजनीति हमने करी, उसमें भी हमने समाज सेवा ही करी। परिंदे लगाना समाज सेवा ही है, क्योंकि मैं छात्रों का एक नेता था, तो छात्रों की जायज मांग उठाना मेरा अधिकार था, तो हमने आंदोलन किए, वो एक अलग विषय है। लेकिन उस राजनीति के दौरान में भी हमने परिंदे लगाए। हमने, मेरी छात्र राजनीति की शुरुआत क्या थी, 500 परिंदे हमने लगाए थे, जिस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे विधायक, पूर्व विधायक शंकर लाल जी शर्मा थे। अभी भी आपको न्यूज़ मिल जाएगी अगर जाके आप रिसर्च करेंगे। तो हमारी शुरुआत वहां पर भी समाज सेवा ही थी। फिर जब हम पूर्ण रूप से राजनीति को त्याग के और समाज सेवा में आ गए, तो फिर हमने पूरी समाज सेवा ही, क्योंकि मैं राजनीतिक टैग अपने ऊपर नहीं चाहता था, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता था कि ये समाज सेवा इसलिए कर रहा है, इसको राजनीति में जाना है। 2018 में मैंने समाज सेवा बंद नहीं करी, शिफ्ट नहीं हुआ बिजनेस में, मैंने उसका शो बंद कर दिया। ओके। मैंने उसका जो क्या कहते हैं आप आपकी भाषा में प्रचारीकरण बंद कर दिया। ठीक है, समाज सेवा मेरी तब भी जागृत थी, आज भी जागृत थी। कोरोना काल में भी हम यहाँ पे आए, जब 3 महीने का समय मिला, तब जी जान से मैंने और मेरी पूरी टीम ने, मैं अपने लिए नहीं कह रहा, मेरी पूरी टीम ने, जो आज भी मेरे साथ यहाँ खड़ी हुई है, जो कल भी मेरे साथ थी, जो 2014 से मेरे साथ में है, पूरी टीम ने जी जान से कोरोना में एक दिन अपने घर पे नहीं बैठा। मेरा बच्चा उस समय क्या नाम, मेरे घर पे उस समय मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, और उस कोविड काल की कोरोना में की वजह से क्या हुआ, मेरी वाइफ कोरोना पॉजिटिव हुई, मेरे दादाजी कोरोना पॉजिटिव हुए, मेरी दादी जी कोरोना पॉजिटिव हुई, मेरे पूरे परिवार में कोरोना फैला। उसके बाद में भी 3 महीने तक हम कोरोना में सक्रिय रहे। उस समय दौसा के राजनेता कहाँ थे?
उस समय राजस्थान के राजनेता कहाँ थे? उस समय सिर्फ कोरोना वायरस मेरे जैसे या और बहुत सारे दौसा के युवा हैं या राजस्थान के युवा हैं, वही थे अस्पतालों में, वही थे जो लोगों को ब्लड दिलवाने के लिए भाग रहे थे। क्यों? क्योंकि उनका ध्येय राजनीति नहीं था। मैंने इसका प्रचारीकरण सिर्फ इसलिए बंद करा था कि लोगों को नहीं लगे कि मैं राजनीति करना चाहता हूँ, और लिटरली मैं राजनीति करना नहीं चाहता हूँ। रही बात वैराग लेने की और दौसा की जनता को बीच में छोड़ के जाने की, तो आप मुझे 5 साल के लिए चुन रहे हैं। 5 साल से पहले मैं वैराग नहीं लूंगा, और 5 साल का बाद का मैं आपको कह नहीं सकता, लेकिन हाँ, ये 5 साल मैं ये विश्वास जता सकता हूँ कि ये 5 साल दौसा के इतिहास के सबसे स्वर्णिम अक्षरों में दौसा के इतिहास में लिखे जाएंगे। अगर मुझे मौका मिलता है तो इस चीज़ का मैं अपने ईश्वर को साक्षी मानकर ये चीज़ का मैं विश्वास आपको दिला सकता हूँ कि ये जो 5 साल का स्वर्णिम काल है दौसा के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। मेरे बाद में अगर मैं वैराग भी ले लूँ और मैं राजनीति से संन्यास भी ले लूँ, हो सकता है 5 साल बाद ही, तो भी आने वाले राजनेताओं के लिए ये चुनौती होगी कि दौसा की जनताओं पे खरा उतरना उनको भारी पड़ जाएगा। चलिए, बड़ी अच्छी बात है, बड़े ऊंचे इरादे हैं आपके, बड़े दृढ़ इरादे हैं, बल्कि यूँ कहिए बड़ी सकारात्मक है। इनफैक्ट वो बात घूम फिर के वहीं आ जाती है, जो चीज़ लोगों के पक्ष नहीं रही, जो समझ में नहीं आ रही कि अचानक एक युवा व्यवसायी अच्छा खासा काम कर रहा है, अच्छा खासा नाम चल रहा है, सब कुछ स्मूथ है, वेल सेटल्ड है। राजनीति को तो दलदल कहा जाता है, कांटों भरी राह है, आसान भी नहीं है। और आप जैसा आदमी के लिए जहाँ जो बिजनेस कर रहा हो, स्मूथली कर रहा हो, वेल सेटल्ड बिजनेस को रन कर रहा हो, और सोशल सर्कल्स पे और जिन पैरामीटर्स पे आदमी अपने आप को तोलता है, मापता है, वहाँ सब कुछ ऊंचे लेवल का हो, यकाएक राजनीति में आना, लोगों को चौंकाना, उसका भी जो आपने ईश्वर का हवाला देते हुए बताया, कमिटमेंट किया कि मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा बीच में, तो वो भी उतनी शिद्दत और ईमानदारी से बताई कि राजनीति यकाएक क्यों, एकदम क्यों, और दौसा की क्यों। देखो, राजनीति आपने कहा दलदल है, बिल्कुल सत्य बात है, और दलदल ही मैं मानता हूँ, इसलिए मैं इससे दूर रहा। मेरा चाय वालास के अलावा एक सेलिब्रिटी मार्केटिंग कंपनी भी है, तो हम कैंपेन्स भी करते हैं, हम पॉलिटिशियंस की भी कैंपेनिंग करते हैं, हम बिजनेसमैन की भी कैंपेन करते हैं। पिछले 1.5 साल में मैंने कई राजनेताओं की कैंपेनिंग करी, कोई बीजेपी के भी थे, कुछ कांग्रेस के भी थे, कुछ निर्दलीय भी थे, कई लोगों की हमारी कंपनी ने कैंपेनिंग की। तो कहीं ना कहीं मैं उन राजनेताओं की इच्छा शक्ति से मुझे बहुत मैं इंस्पायर हुआ कि लोग कुछ ऐसे हैं जो वास्तव में बदलाव करना चाहते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा किसी का भी, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे लोगों से मैं टच में, अभी मैंने देवेंद्र झाझड़िया जी जैसे अपने, हालांकि जीत नहीं पाए, तो उन एक हाथ नहीं था उनका, लेकिन फिर भी उनकी इच्छा शक्ति बहुत अच्छी थी, दिव्यांग होने के बाद में भी इच्छा शक्ति थी। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक लोगों के टच में आने से कहीं ना कहीं एक इच्छा शक्ति आई कि हमें क्या विकास कर रहे हैं, परिवर्तन करने की। दूसरी चीज इसमें जो मेन भूमिका निभाई, अभी मेरे पास में मेरा व्यापार प्योरली सेटल्ड है, और रिसेंटली मेरे पास में अभी दुबई से, यूएई से एक बिजनेस सेटलमेंट का एक बड़ा इन्वेस्टमेंट ऑफर आया था, और लगभग 400 मिलियन दिरहम का मेरे पास में आज की डेट में ऑफर है दुबई, अगर मैं जाऊँ शिफ्ट होऊँ तो। लेकिन मैं सोचता हूँ कि जैसे आज मैं कुछ लोगों को कहता हूँ कि साले, जब देश को तुम्हारी जरूरत थी, या तुम्हारे जिले को या तुम्हारे शहर को तुम्हारी जरूरत थी, तब तुम विदेश भाग गए। मैं कुछ लोगों पे मैं प्रश्न उठाता हूँ, कुछ मेरे दोस्तों पे, तो मैं सोचता हूँ कि जब मैं ये काम कर लूंगा और मैं भी दुबई में या कहीं और सेटल हो जाऊंगा, क्योंकि आज मेरा बिजनेस प्योरली सेटल्ड हो गया है, तो फिर मैं अपने आप से क्या वो प्रश्न नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल सही बात। वो प्रश्न मेरे पे भी लागू होगा, नजरें नहीं मिला पाऊंगा अपने आप से। तो मेरे सामने 2 परिस्थितियां थी, या तो मैं दुबई सेटल हो जाऊं या मैं संन्यास ले लूं। दोनों में से कहीं पर भी संन्यास में मेरा पूरा मन था, लेकिन मेरे गुरु जिनके साथ में रहना चाहता हूँ, जिनके संन्यास में रहना चाहता हूँ, जिनके आश्रम में मैं शरण चाहता हूँ, कहीं ना कहीं उनकी आज्ञा नहीं मिली और वो उनकी सहमति नहीं मिली। दुबई को लेके सब लोग सहमत थे, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी आत्मा की सहमति नहीं मिली कि हाँ मैं दुबई चले जाऊँ। तो कहीं ना कहीं जो एक अंतिम राह मिली, वो राह यही मिली कि हाँ, एक बार वैराग से पहले जो मातृभूमि के प्रति जो अपने कर्तव्य वो निभाएं, और एक बार करके तो दिखाएं। कोशिश तो करें। चुनना नहीं चुनना, हारना जीतना, ये सब बात की बातें हैं। एक अटल बिहारी जी वाजपेयी मेरे बड़े आदर्श हैं, और मैं बहुत पढ़ता हूँ उनको। उनकी अच्छी एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है, जब भी मैं बिजनेस में भी अगर कहीं मुझे लगता है कि हाँ मैं बीजेपी माइंडेड है।
बीजेपी लाइक माइंडेड? मैं बीजेपी माइंडेड नहीं हूँ, लेकिन मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी और मैं अटल बिहारी, तो हमेशा मोदी जी हैं। हाँ, जब भी आप जिक्र करें, मेरी विचारधारा जो रही है वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा कुछ रही। बैकग्राउंड भी रहा है कि कुछ पद वगैरह भी रखे हैं कभी बीजेपी में? मैंने काम किया, क्योंकि मैं राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मैंने कभी भी किसी संगठन में मैंने कोई पद दायित्व नहीं सक्रिय भूमिका नहीं दी। हाँ, लेकिन एबीवीपी में 4 साल सक्रिय रहा हूँ और वहां पर भी मैंने कभी कोई पद नहीं लिया, कोई संगठन में किसी कोई भी जिम्मेदारी नहीं ली, एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया है। और मेरे वो एबीवीपी के समय के लोग आज भी मेरे साथ, जो अभी आप देख रहे होंगे साथ में जो आए, सभी उसी समय के जो लोग हैं और वो सभी भाई हैं हमारे। तो कहीं ना कहीं क्योंकि एबीवीपी की भी एक ऐसी मानसिकता रही है जनसेवा की, शुरू से लेकर आज तक, कभी राजनीतिक मानसिकता नहीं रही। और कहीं ना कहीं आरएसएस से मैं बहुत प्रभावित रहा हूँ, क्योंकि वहाँ भी उनकी भी राजनीतिक कभी विचारधारा रही नहीं, एक सेवा की विचारधारा रही है। तो जब संघ और जब एबीवीपी छात्र राजनीति करते हुए सेवा कर सकती है और जब संघ एक संगठन होते हुए सेवा कर सकता है, तो एक व्यक्ति भी सेवा कर सकता है उनसे प्रेरित होकर। तो कहीं ना कहीं मेरी विचारधारा है उनसे बहुत ज़्यादा हद तक प्रभावित होती है। लेकिन हाँ, मैं आज तक कभी किसी पार्टी के बंधन में नहीं बना रहा हूँ, मैं स्वतंत्र रहा हूँ और मैं लोगों से ये कहता हूँ स्वतंत्र हो। मतदान करते हैं रेगुलर? मतदान में रेगुलर। इस बार किया था विधानसभा? बिल्कुल किया था। कहाँ करते हैं? दौसा करते हैं, जयपुर करते हैं? मेरा जो जुड़ा हुआ है, पहले मेरा दौसा जुड़ा हुआ था। हाँ। अभी रिसेंटली मेरा, क्योंकि मैं जयपुर था तो वहाँ के बीएलओ ने मेरा जयपुर जोड़ दिया, तो इस बार जो मेरा मतदान हुआ तो मेरा जयपुर में। अभी दौसा के वोटर नहीं है? मैं विधानसभा में दौसा का वोटर अब हूँ। ओके, इस बार आप वापस मेरा वोट यहाँ शिफ्ट करवाऊंगा मैं, दौसा में मेरा वोट पड़ेगा। ओके। अब तक के विधानसभा चुनाव में अगर मैं 2023 के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को 2024 को छोड़ दूं, तो मेरे सारे वोट्स जो पड़े हैं, जो भी पड़े हैं, वो दौसा में पड़े हैं। अभी जो विधानसभा चुनाव था उसमें अच्छा खासा अंतर था कांग्रेस और बीजेपी में। हाँ। तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी, आप कैसे उसको मीटअप करेंगे? यहाँ पर मीट आउट करेंगे जो डिफरेंस रहा है? बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। नहीं, फिर भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। अगर मैं मानता हूँ कि अगर लोग, क्योंकि कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण और कहीं ना कहीं नेताओं की बयानबाजियाँ और कहीं ना कहीं उस वजह से कुछ सामाजिक रूप से कुछ लोगों ने समीकरण बदलने की कोशिश की थी। बाकी समीकरण बहुत अच्छे हो सकते थे अगर समाज को तोड़ने की जगह एक करने का काम किया जाता, तो कहीं ना कहीं समीकरण पक्ष में हो सकते थे। और मैं कहता हूँ कि अगर आप सोचो, देखो राजनीति क्या होती है, राजनीति एक राज करने की नीति है। और राजनीति ये नरेंद्र मोदी जी और ये आज़ादी के बाद का विषय नहीं है, या आज़ादी से पहले का भी विषय नहीं है, या मैं कहूँ तो इस कलयुग का भी विषय नहीं है। राजनीति सतयुग में भी थी, द्वापर में भी थी, त्रेता में भी थी। राजनीति में फ़र्क यही है पहले की और आज की राजनीति में, कि आज की राजनीति अंग्रेजों की राजनीति रह गई है और पहले की राजनीति राम की राजनीति थी। राम की राजनीति वो राजनीति थी कि उन्होंने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया था अपनी जनता की सेवा के लिए। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में जनता के लिए प्रेम था, उनके विचार स्वच्छ थे, उनके विचारों में इच्छा शक्ति थी, बदलाव चाहते थे, बदलाव के लिए ही धरती पे आए थे। राजनीति में जो पार्टियां होती है वो पीछे का एक बैकग्राउंड देखती है कि क्या इनका आधार रहा है, कितनी सक्रियता रही है, समाज सेवा में क्या योगदान रहा है, पार्टी के प्रति क्या किया है, पार्टी के किन पदों पर दायित्व का निर्वहन किया है। तो संभवतः उन लोगों को वरीयता दी जाती है टिकट लेने में, ठीक है। लेकिन आपको तो इस तरह का कोई अतीत नहीं रहा, तो क्यों लगता है कि टिकट मिल जाएगा? इसलिए लगता है क्योंकि पहली चीज तो जब एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तब ये चाय वाला बड़े आपको हर जगह मोरली पुश अप करती है, ये चाय वाला भी राजनीति कर सकता है। और दूसरी चीज ये कि अगर यही बात सोच के और प्रधानमंत्री मोदी के बारे में सोचा जाता, या और भी बहुत सारे राजनेता हुए जिनके कभी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं हुए, सिर्फ इच्छा शक्ति के बल पे और सिर्फ बदलाव की एक मानसिकता के बल पे और सिर्फ उनके बिजनेस या मैं कह सकता हूँ सामाजिक योगदानों के बल पे या उनकी मेहनत के बल पे उनको राजनीतिक पार्टियों ने उनको मौका दिया, स्पेशली भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा बहुत कम देखा जाता है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में ऐसी संभावनाएं हैं कि वहाँ पे किसी आम आदमी को भी मौका दिया, जी बिल्कुल, जैसे सीएम उदाहरण ही है, जा सकता है, जैसे अभी सीएम उदाहरण है। तो यहाँ पर कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई वो नहीं, जरूरी नहीं है कि कोई यहाँ कोई 10 साल से पिछले 5 बार का या 7 बार का विधायक को उसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। बात हुई है किसी से यहाँ पे टिकट्स वगैरह के लिए? कोशिश की, शुरू कर दी, कोशिश तो करनी है। मैं चाह रहा था कि मेरा, देखो कोशिश तो करनी है और कर भी रहे हैं सभी चीज, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा टिकट दौसा की जनता मांगे। ओके, हाँ, प्रतिध्वनि यहाँ से आए, गूंज यहाँ से आए। मैं चाहता हूँ कि मेरे टिकट दौसा की जनता मांगे, क्योंकि मैं जो राजनीति करना चाह रहा हूँ वो अपने परिवार के भले के लिए नहीं करना चाह रहा हूँ। मेरा परिवार बहुत संपन्न है,
अपने भले के लिए करना चाह रहा हूँ। मेरा स्वयं बहुत संपन्न हूँ, जी बिल्कुल। अपनी पद प्रतिष्ठा के लिए नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरी खुद की एक अच्छी प्रतिष्ठा है। आज मैं और राजनेताओं की पॉलिटिकल कैंपेन्स कर रहा हूँ, हाँ। तो कहीं ना कहीं लोग मेरे पास अगर अपने प्रचार के लिए आ रहे हैं तो कहीं मेरे को प्रसिद्धि कुछ होगी, तो इसीलिए लोग आते हैं मेरे पास प्रचार के लिए। तो प्रसिद्धि मेरे पास में है, तो मेरे पास बचा तो कुछ नहीं। कोई गॉडफादर? गॉडफादर मेरे गुरु हैं, और कोई गॉडफादर मैं किसी को मानता नहीं। पॉलिटिक्स में, राजनीति में आपको किसी को गॉडफादर बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, राजनेताओं से आपको सीखने की बहुत जरूरत है। उनको आपको एक मेंटर जरूर आपको चाहिए। मेंटर? तो मेरे मेंटर मैं मानता हूँ अटल बिहारी जी वाजपेयी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं। मैं बहुत पढ़ता हूँ उनको। अभी भी मेरी गाड़ी में अगर आप देखेंगे तो मोदी 2.0 उनका एकात्म सिद्धांत पढ़ा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी का? श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो एक सबसे अच्छा सिद्धांत जो था, वो सबसे एक सिद्धांत वही सिद्धांत था कि राजनीति किसी परिवारवाद और किसी राजवंश की विभूति नहीं है। राजनीति एक आम व्यक्ति के लिए बनी है, एक आम व्यक्तियों के लिए बनी है, एक आम व्यक्ति द्वारा और आम व्यक्तियों के लिए बनी है कि एक आम व्यक्ति चाहे तो वो बदलाव कर सकता है, इच्छा शक्ति अगर उसमें होनी चाहिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हमेशा परिवारवाद और ये अर्थवाद वाले जो राजनीति करने वाले लोग थे उनका विरोध किया है, अपनी पुस्तकों में भी किया है, अपने विचारों में भी किया है। और कहीं ना कहीं मैं ऐसे मानता हूँ कि वो एक सच्चे जनसेवक थे। उनका राजनेता तो कभी निकल नहीं, उनकी सेवा, एक जनसेवक से बड़े, एक राष्ट्रवादी व्यक्ति से बड़े कभी वो निकल। चलिए, सारी बातें आपकी मानते हैं, सब कुछ आपके हम मान के चलते हैं, सब कुछ तयशुदा अंसारी होता है। जो आप सोचते हैं उसके आधार पे होता है, आपको टिकट मिलता है, आप चुनाव लड़ते हैं। मान लीजिए चुनाव में कामयाब नहीं हो पाए, तो फिर जनता की सेवा करेंगे, यही रहेंगे, सेवा करेंगे या क्विट कर जाएंगे? यही रहेंगे। ओके, कब तक? जब तक जनता मौका नहीं देगी। चलिए रोहित जी, आपकी आदर्श वाली बातें हमें अच्छी लगती है, हम मन करता है आपकी बातों पर यकीन करें, और बहुत सी बातें अच्छी भी लगती है। आपका आशावाद अच्छा है, आप जिस ढंग से लोगों को अनुसरण कर रहे हैं, जिस ढंग से आपके मेंटर हैं, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी है। ये हमारे साथ हैं रोहित जी, इनकी आदर्श वाली बातों को सुन के बड़ा अच्छा लगता है, और इच्छा होती है कि काश ये जो कुछ सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, और जिन बातों पर यकीन करके दोसा की जनता की सेवा करना चाहते हैं और एक नया एक नया मार्ग स्थापित करना चाहते हैं, उस पर कामयाब हो, और कामयाब हो या ना हो, लेकिन लोगों को एक नया संदेश, एक नई तरह की मुहिम छेड़ सकते में कामयाब हो, वैसे उसमें हो भी गए हैं। लोगों में एक चर्चा तो उन्होंने शुरू कर ही दी है कि एक नया युवा जिसका कोई अलग से कोई स्वार्थ नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई तयशुदा हासिल नहीं है, सिर्फ स्वच्छ राजनीति करने के लिए, विकास के लिए, जातिवाद को खत्म करने के लिए और दोसा के लोगों की बेहतरी के लिए राजनीति करना चाहता है, विकास करना चाहता है। वो कितना कामयाब हो पाता है, नहीं हो पाता, यह तो आने वाले वक्त बताएगा, वक्त घर में। लेकिन इतना तय है कि काश रोहित शर्मा जैसे लोग आदर्शों पर यकीन करें, न केवल यकीन करें बल्कि उन आदर्शों को आत्मसात करते हुए आगे भी आए, और जो वो सोचते हैं उस पर कर गुजरने का मादा रखे हैं। इन सब बातों के साथ मैं सुनील सत्यवादी, दोसा।